गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बलविंदर, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी। आज आपके सामने लेके आया हूँ प्लस वन क्लास का चैप्टर सेकंड। देखिए, इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे चुका हूँ कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज़ को बहुत आसान तरीके से समझने के लिए हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो अब तो ये सेकंड चैप्टर पूरी डिटेल में है कि हम ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासीफाई करते हैं, उसको हम अलग अलग ग्रुप में क्यों रखते हैं, ताकि हम उनको आसानी से समझ सकें। ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। अब देखिए, इसमें क्या लिख रखा है। यहाँ लिखा गया है कि इट इज़ द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। हम ऑर्गेनिज्म को उसकी सिमिलैरिटीज़ और उसकी डिससिमिलैरिटी के बेस पे क्या कर देते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को एक ऐसे समझ लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये बॉल यहाँ पे बनाई है कुछ इस तरीके से। जस्ट एन एग्जाम्पल, देखिए, मान लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर से बताया है। यहाँ पे मैंने रेड कलर से, ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से और ब्लैक कलर से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को जो है ना वो मैंने बताया है। तो आप मान के चले कि ये एक तरीके के लिविंग बीइंग है। अब देखिए, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे मैंने पूरे एक ग्रुप को या सारे लिविंग बीइंग को एक ग्रुप में रख लिया, तो हमें इस चीज़ को, इसकी जो मतलब क्लासिफिकेशन है, इसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए क्या किया साइंटिस्टों ने कि हर एनिमल्स को हम बहुत आसान तरीके से समझ सकें, बहुत आसान तरीके से उसकी स्टडी कर सकें, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी पूरी हम हिस्ट्री को जान सकें, इसलिए उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब जैसे जो ग्रीन एनिमल्स हैं, मान लिया कि जो ग्रीन सर्कल से मैंने दर्शाए हैं, अगर मैं उनके ग्रुप बना लेता हूँ इस तरीके से, ये मैंने कुछ ग्रुप बना लिए। अब जो ग्रीन कलर है, मतलब जो एक जैसे एनिमल्स हैं, अगर मैं उनको एक ग्रुप में रख लेता हूँ तो हमें उसके बारे में जानना आसान हो जाएगा। जो ब्लू कलर में दिखाए गए हैं, अगर मैं उन एनिमल्स को एक ग्रुप में रख लेता हूँ तो मेरे लिए और भी आसान है जानना। फिर जो रेड कलर सर्कल में मैंने एनिमल्स को बताया है, अगर मैं उनको एक ग्रुप में रख लेता हूँ, और जो मेरे पास ये दूसरे कलर्स के हैं ब्लैक कलर में, इस तरीके से। अब आप देखिए, इनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेस पे मैंने क्या कर दिया, इनको डिफरेंट ग्रुप जो हैं वो अरेंज कर दिए। तो यही चीज़ लिखी गई है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं ग्रुप वाइज, उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेस पे। ये इस चीज़ को बताता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या हिस्ट्री रही है, किस तरीके से साइंटिस्टों ने उसकी एडजस्टमेंट की, अरेंजमेंट की, तो सबसे पहले एरिस्टोटल का नाम आता है। एरिस्टोटल ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने की पहल की थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारी खामियां इनके अंदर छोड़ी, अच्छे से वो चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाए, कुछ ड्रॉबैक्स थी, वो हम कुछ क्लासिफिकेशन में आगे भी पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्या बोला, ही डिस्क्राइब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फॉर फर्स्ट टाइम। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, एरिस्टोटल थे। उसके बाद इनको फादर माना जाता है बायोलॉजी या जूलॉजी, क्योंकि ये जंतु विज्ञान के फादर हैं। कौन, एरिस्टोटल। ही क्लासिफाइड एनिमल्स इन हिज बुक। उसने एनिमल्स को अपनी बुक, उनकी एक बुक थी हिस्टोरिया एनिमलियम, इस बुक के अंदर उसने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो एनिमलिया, जो हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया बुक है वो किस साइंटिस्ट ने लिखा था। उस टाइम को ज़्यादा अच्छे से फोटोग्राफी नहीं थी। आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर आप देखोगे जो एरिस्टोटल
का कोई फ़ोटो नहीं है, वो सिर्फ एक तरीके का स्टैचू सा बनाया हुआ है। और जब भी साइंस की क्विज़ होती हैं तो आपने भी देखा होगा कि बहुत बार साइंटिस्टों की जो फ़ोटोज़ हैं वो दिखा करके आपसे पूछा जाता है कि ये साइंटिस्ट का नाम क्या है, इनका काम क्या है। तो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है साइंटिस्ट के बारे में भी जानना। तो एरिस्टोटल जो कि फादर हैं बायोलॉजी के, और उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमलिया के अंदर एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। अब वो 2 ग्रुप कौन से थे, एक था एनाइमा और एक था एनीमा। मैंने हिंदी में भी लिखा है ताकि आप इनका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर सको, एनाइमा और एनीमा। ये जो एनिमल्स थे ये एनिमल्स विदाउट आरबीसी थे, मतलब एरिस्टोटल ने एनिमल्स को आरबीसी के बेस पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। एक तो था एनाइमा जिसमें इनवर्टिब्रेट को रख दिया, और दूसरे में उन्होंने एनीमा जिसमें वर्टिब्रेट को रख दिया, मतलब विद आरबीसी वाले। आरबीसी के एनिमल एक में रखे और विदाउट आरबीसी के एनिमल्स दूसरे में रख दिए। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि जो एनीमा है उसको फर्दर 2 ग्रुप में जो है डिवाइड किया। जो आरबीसी वाले एनिमल्स थे उनको 2 ग्रुप में फर्दर डिवाइड किया। एक था ओवीपैरा, एक था विवीपैरा। ओवीपैरा क्या होते हैं, ले एग्स, जो अंडे देते हैं और दे रिप्रोड्यूस यंग वन। ये विवीपैरस वो होते हैं जो यंग वन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये जितनी भी एरिस्टोटल ने अपने एनिमल्स के बारे में बताया, जो क्लासिफिकेशन की, उसका कोई ख़ास सा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। मतलब बहुत सारी कुछ ड्रॉबैक्स थी इस क्लासिफिकेशन के अंदर। लेकिन एक बात तो हमारे समझ में आ जाती है कि जो लिविंग बीइंग है उनको क्लासिफाई करने में एरिस्टोटल का बहुत बड़ा रोल है। मतलब अगर एरिस्टोटल इसकी शुरुआत नहीं करते तो बहुत लेट बाद ही क्लासिफिकेशन हमारे सामने आती। तो इसलिए क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग सबसे पहले एरिस्टोटल ने की थी। अब हम कुछ और साइंटिस्टों का भी जो ओवरव्यू है क्लासिफिकेशन के बारे में वो पढ़ लेते हैं। देखिए इसके बारे में। देखिए जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था थियोफ्रस्टस, ये अपने टाइम का बहुत ग्रेट साइंटिस्ट था। ये स्टूडेंट था एरिस्टोटल का। आप लोगों को मैंने अभी बताया कि एरिस्टोटल ने बहुत अच्छा काम किया एनिमल्स को लेकर के। उन्होंने 2 ग्रुप डिवाइड किया था, एक आरबीसी वाले और एक विदाउट आरबीसी वाले। उसके बाद जो साइंटिस्ट आया जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की, वो एरिस्टोटल का स्टूडेंट था। देखिए मैंने बताया यहाँ पे थियोफ्रस्टस, ये भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। थियोफ्रस्टस ये बॉटनी के फादर हैं, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की डिस्कवरी, इनकी एक बुक थी जिसका नाम लिखा है मैंने हिस्टोरिया प्लैंट्रम। उनके अंदर इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं उनकी डिस्कवरी की, उनके बारे में बताया। तो थियोफ्रस्टस ए स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, ही इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। अगर हम बात करें थियोफ्रस्टस फादर हैं किसके, बॉटनी के। बॉटनी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। और जो थियोफ्रस्टस है इसने डिस्क्राइब किया था बहुत सारे प्लांट को, सर्ब को, हर्ब को, मतलब छोटे बड़े पेड़ पौधों की बहुत अच्छे से डिस्कवरी की। और इन्होंने 480 डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स थे, इन्होंने उनके बारे में, इनकी एक बुक थी हिस्टोरिया प्लैंट्रम, उसके अंदर जो है ना उन 480 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स का जिक्र किया हुआ है। उसके बाद साइंटिस्ट आए जॉन रे, ये भी अपने टाइम के अच्छे साइंटिस्ट थे। ही डिस्क्राइब द टर्म एनिमल स्पीशीज। देखो बेटा, जो साइंटिस्ट के नाम मैं बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन में, इन साइंटिस्टों का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। और साइंटिस्टों को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाते हैं कि इस साइंटिस्ट ने कौन सी चीज़ की डिस्कवरी की, या इस साइंटिस्ट का वर्क क्या था। तो इस तरीके से साइंटिस्ट जो है थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद इस साइंटिस्ट का जितनी ज़्यादा मैं प्रशंसा करूं, या इस साइंटिस्ट के बारे में जितना मैं बोलूं उतना ही कम है, क्योंकि ये साइंटिस्ट उस टाइम के सबसे ग्रेट साइंटिस्टों में से रहे हैं। एरिस्टोटल ने और कोरलस लीनियस ने, इन्होंने पूरे एनिमल थिंग्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। ऑल प्लांट्स को प्लांटे में, ऑल एनिमल्स को एनिमलिया के अंदर। तो ये सबसे पहला बंदा था जिसने ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के अंदर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को
लॉन्च किया था। देखिए कोरलस लीनियस, ही ऑल्सो डिस्क्राइब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मैं आपको ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब भी हम साइंटिफिक या स्टैंडर्ड रूप में डिज़ाइन अप करेंगे तो उस ऑर्गेनिज्म को हम दो वे में लिखते हैं। जैसे मैंगो को मैंने बताया था मैंगीफेरा इंडिका, पहला जो शब्द है वो जीनस होता है, लास्ट शब्द जो होता है वो स्पीशीज होता है। उसी चीज़ को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जाना जाता है और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दी थी? कोरलस लीनियस ने। तो ये पूछा जाता है कि हु डिस्क्राइब द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो कोरलस लीनियस। और इस बंदे को फादर माना जाता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी का, मतलब क्लासिफिकेशन को अरेंज करना सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी के बेस पे, तो कोरलस लीनियस का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक पॉइंट ये भी है कि लीनियस ऑल्सो गिव द टर्म किंगडम एंड क्लासेस। अब हम यहाँ से आगे जो है वो पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होती है। तो देखिए आगे, देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आई। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो कोरलस लीनियस ने और एरिस्टोटल ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो लिविंग थिंग्स के अंदर डिवाइड कर दिया। क्या था? देखिए जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें आसान तरीके से समझना है तो उसकी क्यों ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जाए कि लिविंग थिंग्स को उसकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेस पे क्या किया जाए? डिवाइड किया जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए टू किंगडम क्लासिफिकेशन आई सबसे पहले, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं नीट के पॉइंट व्यू से। जो हम अब सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 3 किंगडम भी पढ़ेंगे, 4 किंगडम भी पढ़ेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। जो ये क्लासिफिकेशन हुई है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए मैंने ये बोला कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, एरिस्टोटल ने और लीनियस ने, कोरलस लीनियस ने जितना भी लिविंग वर्ल्ड था उसको 2 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया। जितने भी प्लांट्स थे और जितने भी एनिमल्स थे उनको 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। ऑल प्लांट को प्लांटे में रख दिया, ऑल एनिमलिया को ऑल एनिमल्स को एनिमलिया के अंदर रख दिया। अब ये देखिए जितने भी प्लांट्स थे, चाहे वो लोअर प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो या एल्गा हो, फंगी हो, मतलब इन्होंने सिर्फ प्लांट जैसी दिखने वाली चीज़ को प्लांटे में रख दिया। और चाहे वो एनिमल्स का अगर जिक्र करें, चाहे वो बर्ड्स हो या फिर फिशेस हो, मतलब जो एनिमल से रिलेटेड थे, डॉग, कैट, रैट, एलिफेंट या जितने भी आपको लिविंग बीइंग में दिखाई देते हैं एनिमल से रिलेटेड, वो एनिमल्स में रख दिया। लेकिन ये शुरुआत में तो ठीक था कि इन्होंने प्लांटिया और एनिमलिया को डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर हम आज की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखें तो बहुत सारी कमियां इन्होंने वहाँ पे बहुत सारी कमियां कर दी कि सारे प्लांट को प्लांटे में रख दिया या सारे प्लांट जैसी चीज़ को प्लांटे में रख दिया और जो लिविंग बीइंग एनिमल से रिलेटेड दिखे वो एनिमलिया में रख दिया। बहुत सारी कमियां थी और वो कमियां क्या की इन लोगों ने, बहुत ड्रॉबैक्स इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के देखने को मिले कि जितने भी प्रोकैरियोटिक थे और यूकैरियोटिक थे इन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया। मतलब प्रोकैरियोटिक को और यूकैरियोटिक को सेम ग्रुप में रख दिया, प्लांटे में रख दिया इन्होंने। अब जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया है, ध्यान से सुनिए। अब बैक्टीरिया है, हम लोगों को नेक डाई से तो दिखाई भी नहीं देता, ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया है। हाँ, साइनोबैक्टीरिया को तो समझ में आता है कि प्लांट के अंदर रख दिया क्योंकि ये जो होता है ना, ये ऑटोट्रोप्स या इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, लेकिन बैक्टीरिया को भी इसी में रख दिया। ये सबसे बड़ी इनकी एक ड्रॉबैक थी कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को सेम ग्रुप में सेम प्लेस में रख दिया। तो इसकी वजह से भी ये अच्छे से हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को अच्छे से क्या है सिंप्लीफाई नहीं कर पाए। उसके बाद इन्होंने जो दूसरी बड़ी गलती की इनकी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, कि जो ऑटोट्रोप्स थे और जो हेट्रोट्रोप्स थे वो सेम ग्रुप में रख दिए। अब आप देखिए ऑटोट्रोप्स तो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो इन्होंने क्या किया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑटोट्रोप्स को तो प्लांट में रखा ही रखा,
कुछ हेट्रोट्रोप्स को भी प्लांट की कैटेगरी में रख दिया, या जितने भी हेट्रोट्रोप्स टाइप के थे वो भी इसी में रख दिए। तो ऑटोट्रोफ और हेट्रोट्रोप्स को इन्होंने सेम ग्रुप में रखने की भी एक बड़ी गलती की थी। अगर हम आज की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, उस टाइम तो इनके पॉइंट से बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्कवर किया, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी को देखते हुए जितनी इनके पास सुविधाएं थी या जितनी भी ये डिस्कवरी कर सकते थे, बहुत अच्छे से कोरलस लीनियस ने ये इसको डिस्कवर किया। उसके बाद जो है इनकी थर्ड जो ड्रॉबैक रही वो रही कि इन्होंने यूनिसेलुलर, जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे और जो एक से ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे, उनको भी सेम प्लेस में रखा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को सेम ग्रुप में रख दिया, ये भी एक इनकी ड्रॉबैक थी। उसके बाद जो लोअर ऑर्गेनिज्म थे उनको भी प्लांटियो और एनिमलिया के अंदर उन्होंने क्या किया, रख दिया। जो लोअर इनवर्टिब्रेट टाइप के थे उन्होंने प्लांटिया और एनिमलिया के अंदर जगह दी उनको, ये भी इनकी एक जो मेन ड्रॉबैक थी। ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी जिसमें बहुत सारी खामियां जो है इन्होंने रखी। अब हम बात करेंगे क्या टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आती है थ्री। ये देखिए भाई, जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन को लेकर के, अब ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एज कंपेयर टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो थोड़ी सी बेटर है, बट इसके अंदर भी बहुत सारी ड्रॉबैक हैं। ये भी बहुत अच्छे से बहुत सारे लिविंग बीइंग को क्या है उसकी सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी के बेस पे क्लासीफाई नहीं कर पाया। लेकिन जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें एक किंगडम और इंक्लूड कर दिया। तो लिखा है कि अर्नेस्ट हैकल, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, अर्नेस्ट हैकल 1866 के अंदर इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या किया, डिस्क्राइब किया। इससे पहले हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटे और एनिमलिया का तो डिस्कस कर चुके हैं। प्लांटे और एनिमलिया जो है वो तो टू किंगडम में थे। अब प्लांटे से निकाल करके एक किंगडम और रखा, प्रोटिस्टा। बस जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें एक काम हुआ कि जो मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर थे ना, उनको निकाल के अलग कर दिया। यूनिसेलुलर को किसके अंदर रख दिया, प्रोटिस्टा में। प्लांटे से ही ये रिप्रोड्यूस हुआ है, कौन, प्रोटिस्टा किंगडम। बस इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ इस तरीके का चेंजेस देखने को मिला। लेकिन इसकी भी कुछ ड्रॉबैक थी। इन्होंने जो वाइल्ड और नॉन वाइल्ड ऑर्गेनिज्म थे ना, उनको सेम ग्रुप में रखा, तो इसलिए ये भी ज़्यादा एडवांस क्लासिफिकेशन नहीं माना जाता। दूसरा, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, वो भी इन्होंने सेम प्लेस में रख दिया। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन टू किंगडम से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़े हैं साइंटिस्ट। तो साइंटिस्टों के नाम यहाँ पे मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन जो है, वहाँ के एग्जाम्पल्स या वहाँ से जो साइंटिस्ट का नाम मेंशन किया है वो प्लीज़ आप देख के ज़रूर याद करें। उसके बाद आ जाता है कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ। जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने इंट्रोड्यूस किया था इसको 1956 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ एक अलग से जो किंगडम है उनको मेंशन किया, किसको, मोनेरा को। तो इसमें फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में जैसा आपको पता है एनिमलिया, प्लांटे और प्रोटिस्टा तक हम डिस्कस कर चुके। उसके बाद आ जाता है जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया वो किया मोनेरा। लेकिन इसकी भी कुछ एक ड्रॉबैक थी, इन्होंने फंगी को अभी भी प्लांटे के अंदर ही रखा हुआ था। तो ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी इतनी एडवांस नहीं मानी जाती। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो सबसे बेटर क्लासिफिकेशन मानी जाती है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, देखिए बेटा, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो सबसे अच्छी क्लासिफिकेशन मानी जाती है आज तक की क्लासिफिकेशन में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आर.एच. विटेकर ने 1969 में इंट्रोड्यूस किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को। और आज की जो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत सूटेबल मानी जाती है। अब इसमें कौन कौन से किंगडम थे आपको पता है कि एनिमलिया, प्लांटे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये तो पहले भी थे। अब यहाँ पे अलग जो किंगडम कर दिया गया वो कौन है, फंगी।
यहाँ पे फंगी जो है वो अलग से एक किंगडम बना दिया गया। पहले फंगी किसके अंदर माना जा रहा था, प्लांटे के अंदर, लेकिन अब इसको अलग कर दिया फंगी को। क्योंकि देखो प्लांटे और फंगी के अंदर मेन डिफरेंस यही है कि प्लांट जो होते हैं ना वो लाइट डिपेंडेंट हैं और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन फंगी जो होती है उसका जो सराउंडिंग है वो डार्क एरिया होता है, तो वहाँ लाइट इंडिपेंडेंट जो है ये अपना काम करता है या अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करता है, या फिर ये लाइट इंडिपेंडेंट जो है वो ग्रो करता है, तो इसलिए इसको प्लांट से अलग रखा गया। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ मेन क्लासिफिकेशन बेस थे जिसको देख करके इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, इन्होंने जो सेल्स की कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो यूनिसेलुलर थे मल्टी सेलुलर थे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। एनसीईआरटी के अंदर टेबल दे रखी है बेटा, वहाँ जाइए, वहाँ से आप इसके पूरे ओवरव्यू जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की किस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या बॉडी डिज़ाइन है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, फोटोसिंथेटिक हैं या फिर हेटेरोट्रोप्स हैं, सैप्रोफाइटिक हैं, किस तरीके के हैं, मेजर इकोनॉमिकल रोल इन्वायरमेंट में क्या है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ट क्लासिफिकेशन जो है वो मानी जाती है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। मैंने बताया था आपको सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी के बेस पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहला जो कदम रखा वो एरिस्टोटल ने रखा, फिर कोरलस लीनियस का भी बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद अगर हम धीरे धीरे से बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने व्यू जो हैं वो इन क्लासिफिकेशन के अंदर जो हैं वो बताया। दूसरी बात क्या था इस चैप्टर के अंदर या इसकी स्टार्टिंग के अंदर कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी तो उसमें बहुत सारी ड्रॉबैक थी, इसलिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया। 5th किंगडम क्लासिफिकेशन में आकर के कुछ जो है हमें सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी डिज़ाइन, उसको देखते हुए हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है वो एज़ कम्पेयर टू 2, 3 और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन से ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ तक आप आज करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1st किंगडम जो है मोनेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।